हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम सभी लोग सीडीपी जो सुपर टेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये जिस प्रश्न है इसमें प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास जो है ये यूनिट नंबर पहला है और इसमें जो प्रश्न है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और अन्य परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर आए हैं हम आपके पास। और अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि यूपी में जो शिक्षक भर्ती है वो 1-2 महीने में आपको देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपका किसी भी कारणवश टेट की परीक्षा जो हुई थी अगर उसमें नहीं क्वालिफाई है या संशय है तो आप सीटेट को टारगेट कीजिए। सीटेट में आप 90 प्लस, मानना है कि 100 प्लस रहे तो अच्छा है, मगर नहीं आ पाता है तो 90 प्लस ज़रूर रहिए, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये सीटेट के बाद ही वैकेंसी आएगी जो सुपर टेट की आएगी। आप लोग भी एलिजिबल हो जाएंगे, इसलिए आप लोग सीटेट की तैयारी भी करते रहिए। और ये जो प्रश्न है ये सीटेट में भी कार्य करेंगे, आपके सुपर टेट में भी कार्य करेंगे। तो आज हमारा यूनिट नंबर पहला है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। इससे 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं सुपर टेट में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विधि के विषय के रूप में शिक्षा किस सूची में आती है। विधि का जो विषय है उसमें पूछ रहा है शिक्षा किस सूची में आती है। विधि मतलब कानून के विषय में शिक्षा जो है किस सूची में आती है। पहला दिया है संघीय सूची, दूसरा दिया है राज्य सूची, तीसरा दिया है समवर्ती सूची और चौथा दिया है अवशेषीय शक्तियाँ। तो आप सबको पता होगा प्रारंभ में जो शिक्षा थी वो राज्य सूची के अंतर्गत रखी गई थी। बाद में इसमें संशोधन हुआ तो उसी शिक्षा को समवर्ती सूची के अंतर रख दिया गया। तो आपको ध्यान में रखना है कि शिक्षा किस सूची में है, तो शिक्षा समवर्ती सूची में है। कलर चेंज कर लेते हैं। ग्रीन। तो आप सबको पता होगा, यहाँ देखिए व्याख्या भी किया गया है कि शिक्षा को समवर्ती सूची के विषय के रूप में शामिल किया गया है। समवर्ती सूची के अंतर्गत वे विषय आते हैं जिन पर कानून केंद्र राज्य दोनों बना सकता है। जैसे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, इसलिए समवर्ती सूची का विषय जो होता है उसमें केंद्र सरकार भी अपना कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी अपना कानून बना सकती है। शिक्षा में केंद्र सरकार भी अपना कानून बनाएगी और राज्य सरकार भी अपना कानून बनाएगी, किंतु केंद्रीय विधि को राज्य विधि पर महत्व प्रदान किया गया है। अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है। कौन सा संशोधन हुआ था ये देखिए, यूपी टेट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है कि संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है। ऑप्शन दिया है 25वें संशोधन में, दूसरा ऑप्शन है 86वें संशोधन में, चौथा है 22वें संशोधन में और चौथा है वो 92वें संशोधन में से 52वें संशोधन। तो इसमें ऑप्शन नंबर है 86वें संशोधन 86। जो संविधान संशोधन 86 हुआ था उसमें कहा गया था कि जो ये 2002 में हुआ था, प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया था। आप सबको पता होगा जो 21 का ए है इसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी गई है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। तो ये 86वां संशोधन था, 2002 में ये संशोधन आया था। अगला है तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के आयु, अभी मैंने ऊपर ही बताया है कि बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त हुआ था। ये है किस का, ये अपर प्राइमरी का क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया था। अगला देख लेते हैं,
भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में कब जोड़ा गया है? वो किस धारा में, किस संविधान में, संविधान की किस धारा में है? धारा 45 में, धारा 21A में, धारा 45A में, धारा 22 में। तो अभी हमने देखा है कि धारा 21A जो है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करता है। तो आप सब देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है ये पीजीटी में पूछा गया है। अगला है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इधर। अगला कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार की चर्चा करता है? ये आप देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है। 21A जो है 21A जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हर जगह पूछा गया है। आप अभी देखें पीजीटी में है, यहाँ जीआईसी में है, तो आप इसको महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट मान लीजिएगा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में किन आधारों पर किए जाने वाले पक्षपात को संवैधानिक रूप से निषेध माना गया है? जैसे जब बच्चा पढ़ने जाता था तो पहले क्या होता था कि ये एससी है इसको नहीं पढ़ने देंगे, एसटी है इसको नहीं पढ़ने देंगे, ये ओबीसी है इसको नहीं पढ़ने देंगे, शूद्र वैश्य ब्राह्मण, ऐसे परंपराएं थी वैदिक काल में। तो उसी काल को ध्यान में रखते हुए, उसी भेदभाव को ध्यान में रखते हुए हमारे कानून में पारित कर दिया गया है कि धर्म के नाम से हम किसी को अलग नहीं करेंगे, शिक्षा के रूप में पक्षपात नहीं करेंगे, लिंग के भाव से भी हम किसी को पक्षपात नहीं करेंगे और जन्म स्थान के भाव से भी हम किसी को पक्षपात नहीं करेंगे। लेकिन ये तीनों दिया गया है, ये राष्ट्रीयता का निषेध नहीं दिया गया है उसमें। तो ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा। धर्म, लिंग, जन्म के स्थान पे हम पक्षपात नहीं करेंगे संवैधानिक रूप से, ये तीनों दिए गए हैं हमारे संविधान में। और आप देख सकते हैं ये यूजीसी नेट में पूछा गया है 2015 में। यहाँ आप देख भी सकते हैं डिस्क्रिप्शन में कि अनुच्छेद 15 के अनुसार किसी नागरिक के केवल प्रति धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता। इसमें राष्ट्रीयता का कोई उल्लेख नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला देख लेते हैं। इनमें से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि धर्म, भाषा के आधार पर आधारित अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकता है या शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकता है और चला सकता है? आशय है कि यह क्या कहना चाह रहा है। जैसे जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक हम मुसलमान लोगों को मानते हैं, मुस्लिम को, तो अल्पसंख्यक हैं वो किस अनुच्छेद में कहा गया है कि ये अपने स्कूल को खोल सकते हैं, अपने शैक्षिक संस्थान को खोल सकते हैं और स्वतंत्रतापूर्व से चला सकते हैं? ऑप्शन दिया गया है अनुच्छेद 29 के ए में, 29 के 2 में और 30 के ए में, अनुच्छेद 30 के 2 में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षण को खोल सकते हैं और स्थापित कर सकते हैं। तो ये 30 के ए में कहा गया है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इसमें। आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के तहत संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार में अनुच्छेद 30A में उल्लेख है कि धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षण संस्थानों को स्थापित कर चला सकते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है मिड डे मील कार्यक्रम का प्रारंभ का क्या कारण था? जो मिड डे मील की योजना MDM का जो शुरुआत किया गया था ये 2002 में किया गया था, 1995 सॉरी। तो ये 1995 में किया गया था। तो इसमें क्या कह रहा है कि मिड डे मील का जो प्रारंभ हुआ था वो क्यों किया गया था? समाज विस्तार के लिए, रोजगार वृद्धि करना, नामांकन बढ़ाना, अध्यापकों का विकास करना। तो इससे जो मिड डे MDM की स्थापना की गई थी ये सबसे ज़्यादा प्रभावी था कि नामांकन बढ़ाना, बच्चों का नामांकन बढ़ाना। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ आप देख सकते हैं व्याख्या में भी है।
कि प्राथमिक जो 15 अगस्त 1995 में, देखिए 95 में भी इसकी शुरुआत की गई थी। तो है कि छात्रों के पोषण स्तर को वृद्धि करना, सार्वजनिक स्तर को बढ़ावा देने हेतु नामांकन में उपस्थिति में वृद्धि करना और ड्रॉप आउट को रोकना, सीखने के स्तर को बढ़ावा देना, सामाजिकता समानता को बढ़ावा देना, सूखाग्रस्त ग्रीष्म अवकाश के दौरान पोषण सहायता प्रदान करना। अगला देख लेते हैं, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 16 अगस्त 1996 में, 5 जून 1990 में, 22 जुलाई 2002 में या 26 सितंबर 1994 में। तो इसकी जो स्थापना की गई थी बाल उन्मूलन प्राधिकरण की, तो ये 26 सितंबर 1994 में की गई थी। रीट में ये पूछा गया क्वेश्चन है 2015 में। आप इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं कि राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना 26 सितंबर 1994 में की गई थी। इस प्राधिकरण का कार्य बाल श्रम उन्मूलन से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों को निर्धारित करना था। हमारे संविधान में था कि 6 से 14 वर्ष का जो भी बच्चा है, पहले आप सब देखते थे कि जैसे गरीबी के कारण, बेरोजगारी के कारण, जिनके माता पिता नहीं थे, या जो सड़कों के किनारे आप देखते हैं आज भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो वो श्रम करना, बाल श्रम जिसे हम बाल श्रम कहते हैं, वो कार्य करना शुरू कर देते हैं, कहीं पे जैसे मजदूरी करना शुरू कर देते हैं, तो वो बाल श्रम के अंतर्गत आता है। उसका निषेध करने के लिए 21A शिक्षा का प्रावधान किया गया है कि बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए। उसी बाल श्रम को कम करने के लिए ये कदम उठाया गया है। अगला है, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2006, 2008, 2011, 1997। तो ये भी रीट का प्रश्न है। तो ये बाल विवाह उन्मूलन जो था, बाल विवाह निषेध का अधिनियम 2006 में पारित किया गया था, 2006। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पहले बाल विवाह कर दिया जाता था। अगला है शारदा एक्ट। ये बहुत पूछा जाता क्वेश्चन है। ये छत्तीसगढ़ टेट में पूछा गया है कि शारदा एक्ट का संबंध निम्न से किससे है? बाल विवाह से है, बाल श्रम से है, दहेज प्रथा से है या अनिवार्य शिक्षा से है? तो शारदा एक्ट जो था ये बाल विवाह से संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप सब इसको ध्यान दीजिएगा, शारदा एक्ट बहुत पूछा जाता है। सर्व शिक्षा अभियान संबंधित है प्रौढ़ शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से, बालिका शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से। तो सर्व शिक्षा अभियान आप प्राइमरी में देखे होंगे, जो प्राइमरी का स्कूल होता है उसमें एक पेंसिल रहती है, एक पेंसिल बनी रहती है, उसमें दो बच्चे बैठे रहते हैं, और इसी में लिखा रहता है सर्व शिक्षा अभियान। तो ये जो अभियान था ये प्राइमरी की शिक्षा से रिलेटेड था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आप कभी प्राइमरी स्कूल में देखिए तो उसमें लोगो बना रहता है पेंसिल पे, वहाँ बच्चे छपे रहते हैं, वहाँ लिखा रहता है सर्व शिक्षा अभियान, सभी पढ़ें और सभी पढ़ें। तो आप अगर न याद हो तो आप उस मैपिंग को याद कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है, यहाँ देखिए सर्व शिक्षा अभियान का व्याख्या भी दिया गया है कि सर्व शिक्षा अभियान का प्रारूप अक्टूबर 1998 में हुए शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में रखा गया, जिसका क्रियान्वयन वर्ष 2001 में हुआ। 98 में ये प्रस्तावित किया गया था, सम्मेलन में रखा गया था, लेकिन 2001 में इससे शुरू कर दिया गया था। तो अगला है, किस क्षेत्र में सुधार के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आप देख सकते हैं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो ये शिक्षा से ही संबंधित है। अब ये किस शिक्षा से संबंधित है? प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा या शिक्षक शिक्षा? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। ये क्वेश्चन अपने सुपर टेट में भी पूछ सकता है। आप लोग ये जितने क्वेश्चन यहाँ पे हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसको जितना भी इम्पॉर्टेंट कर लिए उतना ही कम है। इसमें से क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं क्योंकि जो क्वेश्चन है काफ़ी बार पूछे गए हैं और अन्य परीक्षाओं में ये देखने को मिल रहे हैं। तो ये प्रारंभिक शिक्षा से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित था।
अगला है, यहाँ देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत कब हुई थी। तो योजना की शुरुआत 1987-88 में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए की गई थी। इस योजना को 1993 से 94 में लागू किया गया, लगभग 3-4 साल बाद, 5 साल बाद तो इसको लागू कर दिया गया था। अगला है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT एक्ट किस वर्ष प्रभावी हुआ। तो RTE एक्ट जो है वो किस वर्ष प्रभावित हुआ, 2009 में, 2010 में, 2005 में, 2011 में। RT एक्ट जो है वो 2010 में प्रभावित हुआ था। देखिए ये सुपर टेट की वैकेंसी में पूछा गया था, सुपर टेट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ देखिए इसकी व्याख्या भी पढ़ लीजिए कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT एक्ट 2009 में संसद में पारित किया गया। अगर ये पूछा जाए कब पारित किया गया तो 2009 में पारित किया गया। अगर ये पूछा जाए कि कब प्रभावी किया गया था, कब लागू हो चुका था, तो वो 2010 में लागू हुआ था, 1 अप्रैल 2010 को। यह मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। आपको हम कब से बता रहे हैं कि जो 6 से 14 वर्ष है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 21A में इसका वर्णन किया गया है, तो ये आप बिल्कुल याद कीजिएगा, 6 से 14, 21A। अगला है, बालकों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RT एक्ट कब संसद ने पारित किया। अब संसद की बात है, वहाँ कब लागू हुआ था, यहाँ पारित किया गया है, ये 9 में पारित किया गया, 2009 में इसको पारित किया गया था, लेकिन 2010 में पूर्णतः लागू किया गया था। आप सब इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। अगला है, फिर से RT एक्ट से पूछा गया है, 2009 में शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कितने कार्य घंटे थे। मतलब एक शिक्षक को जो ये RT एक्ट लागू किया गया था 2009, इसमें शिक्षक के कितने घंटे, सप्ताह में कितने घंटे वो कार्यरत रहेंगे, 40, 42 घंटे, 45 घंटे, 48 घंटे। तो उनको कहा गया था कि 7 दिन, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो उसमें कहा गया था कि 45 घंटे ये कार्यरत रहेंगे, प्रति सप्ताह 45 घंटे कार्यरत रहेंगे शिक्षक। अगला है कि RT एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटों की योजना का कार्य करना है। फिर वही प्रश्न दोहराया गया है कि RT एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों के प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बना के कार्य करना है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, 30 घंटे, 45 घंटे, 42 घंटे, 50 घंटे। तो ये देखिए छत्तीसगढ़ प्राइमरी टेट में पूछा गया है। तो इसमें आप जानते हैं कि 45 घंटे, एक सप्ताह में साप्ताहिक घंटा जो होता है वो 45 घंटे का होता है टीचर्स के लिए, और ये 2009 में RT एक्ट में बताया गया है। आप सब याद कीजिएगा, 2009 वेरी इंपॉर्टेंट। RT एक्ट कब लागू किया गया, 2010 में आया था, पारित हुआ था 2009 में, लागू किया गया था 2010 में। साप्ताहिक घंटा कितना था, 45। और शिक्षा अधिकार अधिनियम जो 6 से 14 वर्ष था 21 के A में वर्णित किया गया है। अब अगला पूछ रहा है कि NCERT द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई। ये देखिए सुपर टेट का क्वेश्चन है। NCERT द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई, 1986 में, 1992 में, 2005 में, 2009 में। तो NCERT 2005 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा प्रस्तुत किया था। इसमें आप इसकी व्याख्या देख लीजिए कि रूपरेखा वर्ष 2005 में प्रस्तुत की गई है, जो भारत के विद्यालयी शिक्षा के संबंध में संस्तुतियाँ प्रस्तुत करता है और शिक्षक को सुविधादाता की भूमिका प्रस्तुत करता है। NCERT 2005 जो है वो करके सीखने पे बल देता है, कहता है क्रियाएं करो और वो करके सीखो। स्वयं प्रयोगशाला में, जैसे हम प्रयोगशाला विधि अपनाते हैं ना, तो करके सीखते हैं, तो वो सृजनशीलता के रूप में एक प्रकार से कह रहा था कि जो NCERT है वो करके सीखने पे बल देता है। ये कई बार पूछा जाता है कि NCERT 2005 किस पर बल देता है, तो NCERT 2005 वो करके सीखने पे बल देता है। अगला है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCERT
द्वारा कब प्रस्तुत की गई थी? फिर से वही प्रश्न है, ये 2005 में प्रस्तुत की गई थी। ऊपर आप देख सकते हैं उसका। अगला है निम्नलिखित में से किस वर्ष में नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 में घोषित किया गया था? NCF 2005 आप लोग जानते हैं, ये करके सीखने पर बल देता है। ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा। ये यूपी PCS डॉट प्रवक्ता जो डाइट पे होते हैं उनके लिए ये प्रश्न पूछा गया था 2014 में। अगला है NCF 2005 बल देता है किस पर? देखिए रीट में पूछा गया क्वेश्चन है। NCF 2005 करके सीखने पे बल देता है। अगला है NCF 2005 के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ चारों कथन देख लेते हैं। पहला है, यह भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में एक संवैधानिक संशोधन है। दूसरा है, यह NCERT द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में संस्तुतियाँ प्रस्तुत करता है। तीसरा है, यह भारत के गुणात्मक शिक्षा के संबंध में यूनेस्को और भारत में हस्तांतरित दस्तावेज है। और अगला है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप सबको पता होगा कि ये NCERT द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो विद्यालय शिक्षा के संबंध में संस्तुतियाँ प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट हो जाएगा। अब अगला देख लेते हैं। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर 20 में सही किया गया है। अगला है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होती है? अभी हमने पढ़ा है, शिक्षक एक सुविधादाता के रूप में होगा। या सीटेट सितंबर 2016 में पूछा गया था। अगला है, इनमें से कौन सा पाठचर्या NCF 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना बिल्कुल सही है। पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करना बिल्कुल सही है। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, बच्चों को चहुमुखी विकास के लिए अवसर प्रदान करना। प्राथमिक शिक्षा अंग्रेजी भाषा में नहीं दी जानी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा जो है वो मदर टंग का यूज़ करना चाहिए। हमारे NCF में ये प्रस्तुत किया गया था कि जो प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए बच्चों की, वो मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए। तो अंग्रेजी भाषा की जो शिक्षा थी वो अपर लेवल की शिक्षा थी, न कि प्राइमरी लेवल की, तो इसलिए कट जाता है। और इसमें बच्चे के ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना ये बिल्कुल सही है। जो पहले की रटंत प्रणाली थी, पहले जो रट कर हम याद करते थे, बिना सोचे समझे रट लेते थे और रटी हुई चीज़ काफ़ी दिन तक याद रहती है। आज भी जो परिभाषाएं हम लोग रटे हैं, जो पोयम रटे हैं, वो आज भी याद है। वो रटंत प्रणाली पे हम लोग रटे थे। और ये शिक्षा जो है NCF कहती है, रटंत प्रणाली से मुक्त करो, समझ के आधार पे शिक्षा को ग्रहण कराओ। अगला है, बच्चों का चहुमुखी विकास करना चाहिए और उनके अवसर प्रदान करने चाहिए। यहाँ देखिए आपको यहाँ दिखाया भी गया है कि जबकि अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना इसकी मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है। अगला है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। राष्ट्रीय पाठचर्या की जो रूपरेखा है 2005 किस भाषा में निहित है? एक भाषा, द्विभाषा, बहुभाषा या त्रिभाषा? तो इसमें एक भाषा का जिक्र नहीं है, द्विभाषा का जिक्र नहीं है, त्रिभाषा का भी जिक्र नहीं है। इसमें बहुभाषा, हम बहुत क्षेत्र से बच्चे आते हैं अपने अपने मदर टंग को लेकर। हर किसी के जो मातृभाषा होती है वो अलग अलग होती है, तो उसमें हर मातृभाषा का सम्मान किया गया है। इसलिए कहा गया है कि बहुभाषावाद होना चाहिए। जो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में निहित है कि भाषा में त्रिभाषा के साथ साथ बहुभाषिक प्रवीणता विकसित करने के लिए भारतीय समाज के बहुभाषिक चरित्र को एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए। ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, राष्ट्रीय पाठचर्या के फ्रेमवर्क में अपनी समझ डाट से प्राप्त की जाती है। किस प्रकार से प्राप्त की जाती है? रचनावाद से। अभी हमने बताया कि कर के सीखने पे बल देता है, तो कर के सीखेंगे जब हम तभी तो रचनावाद होंगे ना। ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा। ये रहे हमारे 26 प्रश्न जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और हर एक प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर समझ में आया होगा। और अगर यह क्लास आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िएगा।
और कल इसकी दूसरी यूनिट हम लोग देखेंगे। आज हम लोग पहली यूनिट तैयार किए हैं और ये आप 1 से 2 बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न इस सीरीज़ में है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न इस सीरीज़ में दिए गए हैं। कल हम लोग दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब हमारे चैनल से जुड़िएगा। जो भी प्रश्न हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम कमेंट बॉक्स से आपकी पूरी मदद करेंगे। अगर कोई भी डाउट हो, क्लास अच्छी न लगी हो या क्लास में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, बेझिझक शेयर कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमको। और अगर यह क्लास अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि सुपर टेट के लिए दोस्तों बहुत कम समय बचा हुआ है। ये वैकेंसी सुपर टेट की आपको चाहे जब देखने को मिल सकती है, 2 से 3 महीने के अंदर चाहे जब देखने को मिल सकती है। अगर आपका टेट किसी भी कारणवश नहीं निकल पाया है या संशय है अभी इसका रिजल्ट जो है वो जुलाई के अंत में और अगस्त के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा। अगर किसी कारणवश आपका, मान लीजिए भगवान न करे संशय हो, आप सभी पास हो जाओगे, अगर किसी कारणवश नहीं निकल पाया बाय द वे, तो आप लोग सीटेट ज़रूर देखिए। सीटेट में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। आप कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो आप बहुत ही आसानी से सीटेट क्रैक कर सकते हैं। केवल वो कॉन्सेप्ट पे आधारित होगा। आप बुक ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, आप उसको एक कॉन्सेप्ट के थ्रू अपने दिमाग में बैठाइए कि कहना क्या चाह रहा है, इस प्रश्न से क्या आशय है, कैसे हम इसको क्रैक कर सकते हैं। तो आप उस चीज़ पे फोकस कीजिए। ये नहीं कि दुनिया भर का यूट्यूब में हम क्लास देखें और कॉन्सेप्ट को ना समझें। सब प्रीवियस ईयर कराते हैं बाबू, कोई बहुत नया क्वेश्चन तो कराता नहीं है। जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही कराया था। अभी आप यूपी टेट में उदाहरण देख सकते हैं। यूपी टेट सब लोग यूट्यूब से कहीं से भी पढ़ के गए थे और वही प्रीवियस ईयर PYQ सब लोग करवा रहे थे, उसी के आधार पे कुछ नए क्वेश्चन दे रहे थे। लेकिन यूपी टेट क्या किया, वो अपना पूरा क्राइटेरिया ही बदल दिया, अपना पूरा सिलेबस चेंज कर दिया है। सिलेबस मान लीजिए वही है, मतलब सिलेबस में जो प्रश्न का स्वरूप था सब चेंज कर दिया है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए अगर आपकी समझ पे आधारित क्वेश्चन किए रहेंगे ना तो आपको सीटेट में उसका बेनिफिट मिलेगा। बस आपको एक कॉन्सेप्ट तैयार करना है, माइंड सेट करना है कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बच्चे को हमें कहाँ रखना है। आप सीटेट में देख लीजिए या टेट में देख लीजिएगा, अभी जो हाल ही में टेट हुआ है इसमें एक बच्चे को, मतलब बच्चे के थ्रू हमको पढ़ना है कि जो बच्चा है वो पर्यावरण हो या आनुवंशिक लेवल हो या उसकी सोच को हमें किस प्रकार से डेवलप करना है, किस प्रकार से उसको रखना है, उसके बारे में पढ़ना है आपको। सीटेट में सेम ये बच्चे से ना लगभग 80 क्वेश्चन आते हैं कि बच्चे को हमें किस प्रकार करना चाहिए, कैसे उसको इस समाज में सर्वाइव करना चाहिए। तो आप एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से बच्चे के बारे में अपने माइंड सेट कीजिए कि हम बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, क्या शिक्षा देंगे, कैसे क्या करेंगे। वो स्वयं अगर आस पड़ोस के बच्चे, अपने घर के बच्चे के बारे में सोच के आप माइंड सेट करेंगे ना तो आपका सीटेट बिल्कुल निकल जाएगा। इसमें कोई दो बात नहीं है। आप बस कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। ये नहीं कि हम उनका यूट्यूब देख लें, उनका यूट्यूब देख लें, कुछ नहीं। आप माइंड सेट कीजिए, समझ जाइए। अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो सीटेट बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सीटेट क्वालिफाई कर लेंगे आप। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। आप हमारे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहिए दोस्तों। चलिए बाय बाय, टेक केयर।